हेलो दोस्तों, आज से फिर से एक नया टॉपिक बात करते हैं जिसको बोलते हैं जीईआरडी। जीईआरडी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो का मीनिंग है यहाँ पे स्टमक से, स्टमक, और इसोफेगस का मीनिंग है यहाँ पे इसोफेगस। याद रखना, इसोफेगस की जो स्पेलिंग है वो ओ से भी स्टार्ट होती है, एस से भी स्टार्ट होती है। रिफ्लक्स का मीनिंग होता है बैक फ्लो, बैक फ्लो, बैक फ्लो। बैक फ्लो की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बैक फ्लो को? तो इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन, आगे बात समझ में। तो जो स्टमक का कंटेंट है वो इसोफेगस में क्या हो जाना, बैक फ्लो हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? जीईआरडी बोलते हैं। आगे बात समझ में, जीईआरडी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? बैक फ्लो द स्टमक कंटेंट फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस थ्रू, किसके थ्रू? कार्डियक स्पिंटर के थ्रू स्टमक जो कंटेंट है वो किसमें बैक फ्लो हो जाना? इसोफेगस के अंदर बैक फ्लो हो जाना। उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं जीईआरडी। जैसे ये कार्डियक स्पिंटर है और ये कार्डियक स्पिंटर है, ये इसमें ये स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो बैक फ्लो हो जाना वापस, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं जीईआरडी। आई बात समझ में? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर बात करें तो इसके अंदर लेस देन 1 ईयर बेबी में क्या रहेगा? ये फिजियोलॉजिकल, क्या रहेगा? फिजियोलॉजिकल रहेगा। और मोर देन 1 ईयर बेबी में क्या रहेगा? पैथोलॉजिकल। क्या रहेगा? पैथोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल जो रहेगा वो रहेगा ड्यू टू द इमेच्योर ऑफ द कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर है वो क्या नहीं हो पाया है, प्रॉपर तरीके से इमेच्योर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्या है, बैक फ्लो होने के चांस रहते हैं। बाकी इसका कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं। साइन सिम्टम देखो इसके कि क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे। साइन सिम्टम की बात करें तो क्लासिकल जो साइन रहता है इसका, क्लासिकल साइन ये रहेगा पायरोसिस। क्या रहेगा? पायरोसिस, जिसको बोलते हैं हार्ट बर्न। आगे बात समझ में। क्यों रहेगा ऐसा? क्योंकि स्टमक के अंदर ये जो स्पिंटर है इसके थ्रू एचसीएल जाएगा, क्योंकि एचसीएल आपको पता है इसके अंदर एसिडिक क्या होता है, सिक्रेशंस होते हैं। तो ये क्या है, सिक्रेशंस इसके अंदर जाएंगे तो ये जो कार्डियक है यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा सेंसेशन? बर्निंग सेंसेशन। और इसको ही बोलते हैं हार्ट बर्न, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पायरोसिस बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या होगा? रिट्रोस्टर्नल पेन। रिट्रो का मीनिंग है यहाँ पे बिहाइंड या बैक साइड। स्टर्नम के बैक साइड क्या होगा? पेन होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, और क्या रहेगा इसके अंदर? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वोमिटिंग होने के चांस रहते हैं। और रिफ्यूज टू फीडिंग फॉर फियर ऑफ वोमिटिंग। बच्चा है वो क्या करेगा? रिफ्यूज करेगा फीडिंग से, वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको क्या आ सकती है? वोमिटिंग आ सकती है। आ गई बात समझ में?
तो ये क्या रहते हैं, मोस्टली साइन सिम्टम रहते हैं। और क्या रहेगा, रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन को ही क्या बोलते हैं, बैकफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकफ्लो बोला जाता है। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में डायग्नोसिस देखो इसका, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा रहेगा, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर जीआई, अपर जीआई सिस्टम का विजुअलाइजेशन करना, उसको क्या उसका जो इंस्ट्रूमेंट का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, एंडोस्कोपी रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो अगर लेस देन 1 ईयर बेबी है तो अपने क्या देते हैं, पोजीशन देते हैं जिसका नाम क्या है, सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में। सुपाइन पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या करवाना होता है, प्रिवेंट द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको सुपाइन पोजीशन देते हैं। 1 साल से छोटा बच्चा है वो अगर आपने अदर पोजीशन दी तो वो क्या हो सकता है, प्रोन हो सकता है। अगर प्रोन हुआ बेबी तो क्या हो जाएगा, वो वापस है अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाएगा, और हेड को होल्ड नहीं कर पाया तो बेबी की एकदम से डेथ हो जाती है, क्योंकि फेस वगैरह है वो नीचे रहेगा और जिससे क्या है, एयरवे ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए अपने कभी भी क्या करते हैं, अवॉइड द सॉफ्ट मैटर्स को क्या करते हैं, अपने अवॉइड करते हैं, किसको, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को बचाने के लिए। आगे बात समझ में। तो इसीलिए 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें GERD है तो क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। अगर मोर देन 1 ईयर का जो बेबी है, छोटा बच्चा है, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। आ गई बात समझ में। ये सेमी फाउलर पोजीशन मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं। और अगर अडल्ट है तो अडल्ट में भी ये पोजीशन वाला है, वो मैं बता चुका हूं कि रिवर्स टेंडन लैगबर्ग पोजीशन देते हैं। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। डाइट के बारे में तो आपको सबसे ज्यादा थिकन्ड डाइट देनी है, ठीक है। थिकन्ड डाइट मतलब कुछ सॉलिड होनी चाहिए, ज्यादा लिक्विड ना हो, जिससे क्या हो, बैकफ्लो, ज्यादा लिक्विड दोगे तो बहुत ज्यादा बैकफ्लो होगा। आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या क्या देते हैं, राइस एंड सीरियल्स, ठीक है, राइस एंड सीरियल्स देते हैं। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो इसके अंदर और क्या क्या देते हैं, तो स्मॉल एंड स्लोली गिवन द फीड देना है तो बच्चे को क्या देते हैं, स्मॉल, थोड़े थोड़े अमाउंट में, और स्लोली देते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अवॉइड विगोरियस एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या आएगा, प्ले, ठीक है। प्ले कभी भी नहीं करवाते हैं बच्चे को आफ्टर मील। कब, आफ्टर मील के बाद में कभी भी विगोरियस मतलब बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी या हैवी प्ले नहीं करवाते हैं बच्चे को। ये चीजें हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिविटी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या करते हैं, अवॉइड डिनर बिफोर बेड टाइम,
बेड टाइम क्या करते हैं अपने बच्चे को कभी डिनर नहीं करवाते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो क्या रहेगा। और अगर ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या नहीं करवाते, डिनर नहीं करवाते हैं। गिवन द डाइट बिफोर 3 to 4 आवर स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम में क्या है, 2 या 3 घंटे से पहले ही बच्चे को क्या करवा दो, मतलब डाइट प्रोवाइड करवा दो या फीड करवा दो, जिससे क्या हो, जब बेड सोने के लिए जाएगा तो उसको रिगर्जिटेशन ना हो। आ गई बात समझ में। ये चीजें हैं, ये चीजें आपको क्या करना है, मतलब एजुकेट करना है या फिर आपको प्रोवाइड करवानी है। इसके साथ साथ में अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट डाइट। ऐसी डाइट जो क्या करे, गैस्ट्रिक को इरिटेंट करे, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, है ना, स्पाइसी डाइट और हाई फैट डाइट। ये तो मोस्टली क्या करते हैं, अवॉइड करते ही करते हैं। जो गैस्ट्रिक इरिटेंट हो, कॉफी वगैरह है, टी है, स्पाइसी डाइट हो गई। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो हाई फैट डाइट है, ये कभी भी नहीं देते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अवॉइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बच्चे में अवॉइड करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को। मतलब क्या हो गया कि बच्चे को कभी भी क्राई नहीं करने देंगे। और लिख लो, अवॉइड क्राइंग। क्राइंग से भी क्या करवाते हैं, अवॉइड करवाते हैं, जिससे क्या हो, जिसके अंदर क्या हो सकता है, बेबी के अंदर रिगर्जिटेशन होने के चांस रहते हैं। तो स्ट्रेस वगैरह है ये नहीं लेने देते हैं। इसके साथ साथ में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट बात करें तो पीपीआई का मीनिंग, ये मेडिसिन है, कैटेगरी का नाम है, जिसके अंदर पड़ेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर, और इसके अंदर आती है पेंटापेराजोल, ओमिप्राजोल, ठीक है, पेंटापेराजोल, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये जो मेडिसिन आती है ये कौन सी है, पीपीआई मेडिसिन होती है, मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर। दूसरी जो मेडिसिन होती है वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, तो इसके अंदर अगर बात करें तो रेंटिटिडीन, निजाटेटिडीन, ठीक है, निजाटेटिडीन। इसके साथ साथ में और क्या क्या रहेगी, जैसे फेमिटिटिडीन, ये जो मेडिसिन होती है ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, ये गैस्ट्रिक जो HCl है या फिर इंट्रेंसिक जो फैक्टर है या फिर पेप्सिनोजन है, इसको क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या है, HCl का लेवल या फिर पेप्सिनोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या नहीं होता, ये मतलब गैस्ट्रिक इरिटेंट नहीं होता है HCl की वजह से। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके साथ साथ में आगे बात करें तो सर्जरी कौन सी करते हैं, तो सर्जरी इसके अंदर निशान फंडोप्लिकेशन,
कौन सी सर्जरी करते हैं, नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि निशान फंडोप्लिकेशन। इसमें क्या करेंगे, रैपिंग द वार्पिंग या रैपिंग द रैपिंग द कार्डियक स्पिंटर फॉर अराउंड द इसोफेगस। देखो समझो इसको कि ये जो स्टमक है ये लूज हो चुका है, कौन सा, कार्डियक स्पिंटर, और इसको क्या है, ये फंडस का जो ये पार्ट है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है। तो इस लेसर कर्वेचर को और ये ग्रेटर कर्वेचर का जो फंडस पार्ट है उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर होल्ड कर देते हैं, ऐसे वार्प कर देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सुचरिंग कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने निशान फंडोप्लिकेशन। तो देखो निशान फंडोप्लिकेशन का मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। निशान फंडोप्लिकेशन के बारे में मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये जो प्रोसीजर रहता है, ये देखो ये क्या है, निशान फंडोप्लिकेशन है, जिसके अंदर ऊपर देखो ये क्या क्या किया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ फंडोप्लिकेशन। ये स्टमक है, स्टमक का कुछ पार्ट है, ये देखो ये स्टमक का कुछ पार्ट है, इसको क्या है फोल्ड करके और पेशेंट के क्या है यहाँ पे सुचरिंग की हुई है। ये देखो ये क्या कर दी है, यहाँ पे सुचरिंग कर दी है। ये प्रोसीजर जो है निशान फंडोप्लिकेशन है, ये किसका है, जीईआरडी का सर्जिकल इंटरवेंशन है। जीईआरडी का क्या है, ये सर्जिकल इंटरवेंशन है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे इसका कॉम्प्लिकेशन लिख लो जीईआरडी का, कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीईआरडी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीईआरडी, और इसका होता है इसोफेजाइटिस, इसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस, और वो भी कौन सा, लोअर इसोफेगस का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इसोफेजाइटिस। ठीक है, तो ये क्या रहता है, इसका जीईआरडी का क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशन रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरट्रोफिक इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसका नाम है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। आपको पहले पता होना चाहिए कि पाइलोरस जो है, पाइलोरिक जो स्पिंटर है वो कहां पे होता है। तो ये स्टमक के बाद में यहां पे जो है ये क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंटर, क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंटर। हाइपरट्रोफिक क्यों बोला है इसको, इसीलिए बोला है क्योंकि ये जो स्पिंटर होते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर जीआई सिस्टम के अंदर आपको स्पिंटर मिलेंगे, ये कौन सी मसल्स के बने होते हैं, सर्कुलर मसल्स के। कौन से मसल्स के, सर्कुलर मसल्स के बने होते हैं। और सर्कुलर मसल्स जो है ये स्पिंटर में पाई जाती है। आई बात समझ। ऐसी जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मसल्स बोला जाता है। तो ये मसल्स के बने होते हैं। और इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट का मोस्ट कॉमन ये क्या रहता है, ये डिजीज रहती है हाइपरट्रोफी। मतलब इस सर्कुलर मसल्स के अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी होता है इंक्रीज सेल साइज, मतलब इस मसल्स का क्या है, साइज बढ़ जाएगा। इसको बोल सकते हो इंक्रीज साइज ऑफ सेल मसल्स का जो साइज है ये बढ़ जाएगा। और ये जो स्पिंटर है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका है ना नैरोनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो ल्यूमन है, ये जो ल्यूमन है ये बीच में से ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। इसीलिए नैरो को ही क्या बोला जाता है, स्टेनोसिस। आई बात समझ में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मीनिंग क्या है,
नैरोनेस। आ गई बात समझ में? नैरो, इसको आप शॉर्ट में हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी बोल सकते हो। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये क्या है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखो कि क्या होता है डेफिनेशन। तो लिखो, नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिक स्पिंटर इन द सर्कुलर मसल्स, ठीक है, ड्यू टू इंट्रा एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या हो जाएगा, पाइलोरिक जो स्पिंटर है वो क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाता है। और ये कहां पे होता है, लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो कौन सा रहता है, ड्यूडिनम और जो ये है स्टमक है उसके बीच में जो स्पिंटर रहेगा वो पाइलोरिक स्पिंटर रहेगा। तो इसमें क्या हो जाती है, नैरोनेस हो जाती है। आ गई बात समझ में? साइन सिम्टम इसके देखो, साइन सिम्टम से क्वेश्चन आते हैं। साइन सिम्टम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। देखो प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग होती है वो कैसी रहती है, इसको है ना फोर्सफुल वोमिटिंग भी बोलते हैं, फोर्सफुल वोमिटिंग। बताएंगे आपको क्यों बोलते हैं इसको फोर्सफुल वोमिटिंग। तो देखो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर यहां पे क्या हो गई, नैरोनेस हो गई है, पाइलोरिक जो स्पिंटर है ये नैरो हो गया और इसकी वजह से जो भी बेबी फीड ले रहा है, क्या ले रहा है, फीड ले रहा है, वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेसिव क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर लगेगा और आपको पता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से आगे तो जा नहीं रहा, मतलब आगे है वो पास आउट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब क्या रहे, रीगर्जिटेशन होगा और रीगर्जिटेशन इतना फोर्सफुल होता है कि 3 से 4 फुट आगे जाके क्या गिरती है, बच्चे की क्या गिरती है, वोमिटिंग गिरती है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। आई बात समझ में? या फिर इसको क्या बोलते हैं, फोर्सफुल वोमिटिंग। ये इसका क्लासिकल साइन है, क्या है ये, क्लासिकल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्या है, ये क्लासिकल साइन रहता है। इसके साथ साथ में क्या है कि नॉन बाइलस वोमिटिंग। अब ये भी क्या होता है, नॉन बाइलस इसीलिए होगी क्योंकि यहां पे आपको पता है यहां पे पेंक्रियाज जुड़ा रहता है ड्यूडिनम के अंदर, और यहां पे क्या होता है, यहां पे लीवर होता है और यहां से लीवर के साथ में यहाँ पे पेंक्रियाज के साथ में कॉमन बाइल डक्ट जुड़ी रहती है। तो बाइल कहां से आता है, लीवर से, स्टोर किसमें होता है, गाल ब्लेडर में। तो नैरो तो पहले ही हो गई है और ड्यूडिनम में यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे वो स्पिंटर ऑफ ओडी अगर आपने नाम सुना है तो वहां पे होता है। तो नैरोनेस पहले हो चुकी है तो इधर से नहीं आएगी, मतलब उससे पहले ही क्या हो गया, बीच में नैरोनेस आ गया तो क्या हो गया, वोमिटिंग के अंदर बाइल नहीं होगा। कहने का मतलब है वोमिटिंग के अंदर बाइल नहीं होगा क्योंकि इससे पहले ही क्या हो गई, नैरोनेस हो गई है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए क्या आएगी, नॉन बाइलस वोमिटिंग आएगी। इसके साथ साथ में ओलिव शेप मास पाल्पेबल। जैसे ही आप पाल्पेट करोगे तो आपको ओलिव शेप मास क्या रहेगा, मतलब फील होगा। तो यहां पे जैसे ही आप करते हो तो क्या रहेगा, ओलिव शेप मास आपको फील होगा। और कहां पे होगा, जस्ट राइट साइड ऑफ
राइट साइड ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के राइट साइड क्या होगा, ओलिव शेप मास आपको क्या होगा, फील होगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे पेरास्टालसिस वेव लेफ्ट टू राइट, पेरास्टालसिक जो मूवमेंट आते हैं मसल्स इसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, ये जो पेरास्टालसिक मूवमेंट आते हैं जिससे क्या है, फूड है आगे की तरफ मतलब प्रोपल्सिव होता है, ये जो आपको फील होगी ना पेरास्टालसिक मूवमेंट, वो वेव क्या से लेफ्ट टू राइट, बच्चे के क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट रहेगी, मतलब लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ रहेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरास्टालसिक वेव लेफ्ट टू राइट। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या होने के चांस रहते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, बच्चे को क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। क्यों, क्योंकि वोमिटिंग आ रही है, बच्चे को क्या आ रही है, वोमिटिंग, और वोमिटिंग आ रही है तो मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एसिड बेस बैलेंस पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था बहुत ज्यादा वोमिटिंग आ रही है तो HCl बाहर निकल जाएगा, और HCl बाहर निकल जाएगा तो एसिडिटी खत्म, मतलब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा बच्चे को। आगे बात समझ में। ये होता है लेट स्टेज में, और अगर बच्चा है वो खा पी नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि बार बार वोमिटिंग आ रही है, तो और क्या हो जाएगा, फेलियर टू थ्राइव, क्या रहेगा, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव है अकॉर्डिंग टू एज, कि क्या नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा, वेट गेन ना होना, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एज के, उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि डायग्नोसिस कौन सी करते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं, बेरियम स्टडी, बेरियम स्टडी, बेरियम स्टडी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अपने डाई डालते हैं, बेरियम नाम की डाई आती है, जिससे क्या डाल के देखेंगे जहां पे भी प्रॉब्लम है, मतलब अबनॉर्मलिटी है, वहां पे जाके वो डाई है वो मतलब रुक जाती है। जैसे ही अपने एक्सरे करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको शो होगी एक्सरे के अंदर, तो अपने को पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है वो कहां कहां पे आया हुआ है। और अगर कंफर्मेटरी की बात करें तो क्या होगा, यूएसजी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। कौन सा डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। टेस्ट जो करवाते हैं कंफर्मेटरी, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि कंफर्मेटरी कौन सा होता है, तो कंफर्मेटरी कौन सा होता है, यूएसजी। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, और क्या करवा सकते हैं, एबीजी, एबीजी के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉनिटरिंग कराई जा सकती है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आई बात समझ में, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर ब्लड के अंदर कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रिएंट है, वो सब कुछ चेक कर सकते हैं इससे, एबीजी से। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर देखो परी ऑपरेटिव, परी ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे अपने, तो इसके अंदर क्या करेंगे, असेस हाइड्रेशन स्टेटस, असेस हाइड्रेशन स्टेटस टू द पेशेंट, पेशेंट को, पेशेंट का क्या करेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस असेस करेंगे। हाइड्रेशन स्टेटस इसीलिए असेस किया जाता है क्योंकि बच्चे में अगर बाई चांस डिहाइड्रेशन हुआ तो आप सर्जरी नहीं कर सकते, हाइपोवोलेमिया वगैरह है उसमें जा सकता है बच्चा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट, मॉनिटर, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। मैंने बताया था आपको कि जब भी एल्केलोसिस होता है तो पोटासियम लॉस हो जाता है बॉडी से, ठीक है,
तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, हाइपोकैलेमिया होने के चांस रहते हैं। अगर हाइपोकैलेमिया अगर बाई चांस पेशेंट बच्चे को होता है तो इस कंडीशन में बच्चे को सर्जरी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सर्जरी से पहले आपको मोस्टली पोटासियम लेवल क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, मॉनिटरिंग वेट डेली। आपको क्या करना है, बच्चे का वेट है वो डेली क्या करना है, मॉनिटर करना है, जिससे क्या हो आपको पता चल पाए। इसके साथ साथ में एनपीओ बिफोर 6 आवर ऑफ सर्जरी। सर्जरी से पहले आपको बच्चे को क्या रखना है, 6 से 8 घंटे, मोस्टली तो 6 से 8 घंटे ही रखते हैं, या फिर 4 से 6 घंटे। तो अगर बात करें तो 6 घंटे पहले क्या कर दो, बच्चे को एनपीओ कर दो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर रिक्वायरमेंट है तो मतलब अगर क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो बच्चे को क्या लगा दो, एनजी ट्यूब लगा देते हैं, और इससे क्या कर देंगे, अपने गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं, और लेवाज करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, गैस्ट्रिक डीकंप्रेशन कर देते हैं। गैस्ट्रिक डीकंप्रेशन मतलब जो प्रेशर बढ़ा हुआ है स्टमक के अंदर, ये जो स्टमक है यहाँ पे तो क्या हो गया, ये नैरोनेस हो गया, इसमें क्या करते हैं अपने ये जो बढ़ा हुआ है गैस्ट्रिक कंटेंट, इसको क्या करें, बाहर निकाल देते हैं, किससे, एनजी ट्यूब से। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक डीकंप्रेशन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कर देते हैं। इन बातों के बारे में आपको सबसे अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब देखो सर्जरी कौन सी करते हैं, सर्जरी का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको करते हैं पाइलोरोमायोटोमी। और पाइलोरोमायोटोमी एग्जाम में सभी को पता होता है। आपको पता है पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो नॉर्मली सी बात है कि पाइलोरोमायोटोमी करते हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम जो होता है, ये होता है रामस्टेड ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रामस्टेड ऑपरेशन। रामस्टेड ऑपरेशन बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रामस्टेड ऑपरेशन किसमें करते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। इसमें क्या करते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पाइलोरो का मीनिंग है पाइलोरिक, और मायो का मीनिंग है यहाँ पे मसल्स, ठीक है। और टोमी का मीनिंग होता है इंसिजन लगाना। क्या होता है, इंसिजन लगाना। तो अपने क्या करेंगे, जो ये पाइलोरिक जो स्पिंटर है, इसमें क्या करें, सर्जिकली इंसिजन लगा देते हैं, और सर्जिकली जैसे ही इंसिजन लगाएंगे तो वैसे ही ये जो नैरोनेस है ये क्या हो जाएगा, खुल जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरोमायोटोमी, या फिर क्या बोलते हैं, रामस्टेड ऑपरेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंसिजन इन द पाइलोरिक स्पिंटर मसल्स। आर्टिफिशियल क्या लगाते हैं, इंसिजन लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ओपन द नैरोनेस। जो नैरोनेस हुआ था, जिसका स्टेनोसिस हुआ था, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। आगे बात समझ में। उसको क्या बोलेंगे, उसको पाइलोरोमायोटोमी या रामस्टेड ऑपरेशन बोला जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव एक तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एनपीओ बच्चे को एनपीओ रखेंगे, कंटिन्यूअस। इसके साथ साथ में और किन बातों के बारे में ध्यान रखेंगे, फीडिंग इन अपराइट पोजीशन में क्या करवाएंगे, फीडिंग करवाते हैं बच्चे को। ये स्पेशली ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। पाइलोरोमायोटोमी या रामस्टेड ऑपरेशन के बाद में अपने बच्चे को फीडिंग अगर करवानी है तो वैसे तो एनपीओ रखते हैं, बाद में अगर पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट आने स्टार्ट हो जाए उसके बाद में फीडिंग स्टार्ट करेंगे। और बाई चांस फीडिंग देना है तो कौन सी पोजीशन में देते हैं, अपराइट पोजीशन
जो इसका दूसरा नाम क्या होता है, आप पोजीशन की जो क्लास लगाई है उसमें आपको पता होगा। तो अपराइट पोजीशन में क्या करवाते हैं, इस बच्चे को क्या करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ये भी लिख लो, स्टार्ट द फीडिंग आफ्टर स्टार्टिंग द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आने स्टार्ट हो जाए उसके बाद में क्या है, फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। जिससे आपको क्या कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा बाउल साउंड के थ्रू। अगर बच्चे के अंदर बाउल साउंड आने स्टार्ट हो जाए, जैसे स्टेथोस्कोप से आप इस मतलब मॉनिटर करोगे या साउंड सुनोगे, तो इसका मीनिंग है कि बच्चे को क्या कर सकते हो आप, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है, फीडिंग है, वो क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं इंटूसेप्शन का, इंटूसेप्शन। और इंटूसेप्शन जो होता है, ये क्या है, एक इंटेस्टाइन की क्या है, प्रॉब्लम है या डिजीज है। इसके अंदर क्या हो जाता है, देखो एक बार कि ये क्या है, स्टमक है, थोड़ा सा समझ लेना। और इसके अंदर ये क्या है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कौन सी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही यहां पे एक, ये देखो, अब देखो यहां पे क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इंटूसेप्शन है, ये प्रॉब्लम किसकी, इलियम की। इलियम में क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है इंटेस्टाइन। जैसे ये जो इंटेस्टाइन है यहां से इलियम से ऐसे हो जाएगी, जैसे ये है और ये ऐसे हो गई और ये है ऐसे हो गई। ठीक है, अगर अच्छी तरह से बनाए तो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर ऊपर आ गई है, इंटेस्टाइन के ऊपर इंटेस्टाइन आ गई है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने इंटूसेप्शन। और ये मोस्टली कौन से पार्ट की प्रॉब्लम है, ये है इलियम की। कौन से पार्ट की प्रॉब्लम है, इलियम पार्ट की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। आगे बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटूसेप्शन। और इंटूसेप्शन अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन तो इसका होगा टेलीस्कोपिंग, स्कोपिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली इलियम। ठीक है, मोस्टली इलियम का क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्कोपिंग हो जाता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इंटेस्टाइन का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, टेलीस्कोपिंग हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटूसेप्शन। टेलीस्कोप अगर बात करें तो टेलीस्कोप होता क्या है, टेलीस्कोप जो होता है दूर के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो यहाँ पे पृथ्वी से बाहर देखते हैं, तो उसको क्या, उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या हो सकते, यहां से क्या देख सकते हो, बाहर की तरफ देख सकते हो। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से यहां से देखेगा ना, तो आगे अपने को जैसे
क्या है, मून को देखना है, ठीक है। तो मून को देखना है तो ऐसे क्या है, एक दूसरे के अंदर है ना, इसके लेंस वगैरह है ना लगे रहते हैं, जैसे क्या है आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। तो ऐसा ही सेम एज कंडीशन ऐसी किसकी हो जाती है, सेम एज ऐसी कंडीशन होते हैं इंटेस्टाइन की, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन बोलते हैं, और ये टेलीस्कोप हो जाता है। आ गई बात समझ में। इसके अंदर अगर टाइप की बात करें, टाइप देखो क्या क्या रहेगा, टाइप, टाइप जो फर्स्ट जो टाइप रहेगा उसका नाम है इलियोसिकल टाइप। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट के अंदर क्या होगा, इलियोसिकल टाइप। इलियोसिकल की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इलियम, इलियम टेलीस्कोपिंग, इलियम टेलीस्कोपिंग इनटू द सिक्कम पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट होता है, पहला जो बिल्कुल ही इलियोसिकल वालों के पास में, तो उसमें क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाता है, उसको क्या बोले, इलियोसिकल, इलियोसिकल टाइप बोलते हैं, इनटू सेप्शन। और मोस्ट जो कॉमन रहेगा ये यही रहता है, मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा रहेगा, इलियोसिकल टाइप रहता है इनटू सेप्शन का। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, दूसरा टाइप, टाइप 2। सेकंड टाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इलियोकोलिक। इलियोकोलिक का मीनिंग होता है इलियम, इलियम टेलीस्कोप, टेलीस्कोपिंग ऑन द कोलन। इलियम जो पार्ट है वो क्या किसके साथ ऊपर टेलीस्कोप हो जाता है, वो कोलन के पार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब टेलीस्कोप हो जाता है। एक थर्ड पार्ट भी रहता है, सॉरी थर्ड टाइप रहता है। और थर्ड टाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इलियम, इलियम का मीनिंग है इलियम जो पार्ट, इलियम जो है, इलियम ये टेलीस्कोप हो जाता है, टेलीस्कोपिंग ऑन द इलियम, ऑन द इलियम। इलियम के पास ऊपर ही क्या हो जाता है, खुद इलियम, क्योंकि इलियम जो होता है 125 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, टाइप रहते हैं। इलियोसिकल मोस्ट कॉमन टाइप रहता है, इसके साथ में इलियोकोलिक होता है, इलियम होता है। आ गई बात समझ में। तो ये क्या रहता है, इसका मोस्ट कॉमन टाइप रहता है। इसके बाद में आगे देखो साइन सिम्टम। साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, साइन सिम्टम के अंदर क्या रहेगा, बाइलस वोमिटिंग आएगी, बाइलस वोमिटिंग। इसके साथ में क्या आएगा, बाइल साथ में आएगा। बाइलस का मीनिंग ये होता है कि वोमिटिंग के साथ में बाइल आना। आई बात समझ में। और क्या आ सकता है, फिकल मैटर, फिकल मैटर, फिकल मैटर भी क्या आएगा, साथ में आएगा, किसके साथ में, वोमिटिंग के साथ में। किस वजह से, इनटू सेप्शन के कारण, ठीक है। इसके साथ साथ में और क्या है, सीवियर एब्डोमिनल कोल्की पेन, क्या आएगा, सीवियर एब्डोमिनल कोलिकी पेन होगा। कैसा पेन होगा, सीवियर एब्डोमिनल कोलिकी पेन होगा। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, पाल्पेबल सुसेज मास, पाल्पेबल सुसेज मासेज। सुसेज क्या होता है, एक कीड़ा होता है ऐसे नॉर्मली भाषा में, ठीक है। ऐसा मास क्या होगा, आपको फील होगा, कीड़ा जैसे, ऐसे अगर बात करें, ऐसा कीड़ा होता है ना, ठीक है, ऐसा कीड़ा होता है। तो सुसेज मास क्या होगा, फील होगा आपको। और क्या होगा, क्लोज साइन,
क्या आएगा, कैसा साइन, कैसा साइन आएगा, क्लोसाइन आएगा, क्लोसाइन आएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोसाइन किसमें आता है, और क्लोसाइन होता क्या है, इसके अंदर कोलिक स्प्रिंग लाइक, कोलिक स्प्रिंग लाइक इंटेस्टाइन। आपको जैसे ही डायग्नोसिस करते हो इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या है, स्प्रिंग लाइक आपको क्या दिखाई उसमें दिखाई देगी इंटेस्टाइन, जो जिसको क्या बोलते हैं, क्लोसाइन बोला जाता है। इसके साथ साथ में ग्रंटिंग, ग्रंटिंग होगी। ग्रंटिंग क्या होता है, ध्यान से समझ लेना, ग्रंटिंग क्या होता है। ग्रंटिंग होता है ड्यू टू इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ड्यू टू इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम अफेक्टेड द रेस्पिरेशन, अफेक्टेड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, अफेक्टेड होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ग्रंटिंग। बच्चे को क्या होगी, ग्रंटिंग भी साथ में होगी। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, करंट, करंट जेली लाइक स्टूल, करंट जेली लाइक स्टूल आएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि करंट जेली लाइक स्टूल किस में आता है, तो करंट जेली लाइक स्टूल किस में आता है, इनटू सेसेप्शन के अंदर आता है। आगे बात समझ में। इसके साथ में अगर और बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, बैरियम स्टडी, क्या करवाते हैं, बैरियम स्टडी, बैरियम स्टडी करवाते हैं। डाई डाल के देखें, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी वहां पे क्या आ जाएगा, उसकी एक्सरे करने से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ में और क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, और क्या करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे। ठीक है, एक्सरे वगैरह, यूएसजी, बैरियम स्टडी, यही करवाते हैं इसमें सबसे ज्यादा। और अगर बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो देखो सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर परी ऑपरेटिवली इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इनिशियल मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट किसके बारे में, स्टार्ट द आईवी थेरेपी, स्टार्ट द आईवी थेरेपी। और क्या करेंगे, मॉनिटर, मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में चेक करना है। मॉनिटर वेट डेली, वेट भी क्या करना है आपको, डेली क्या करना है, मॉनिटर करना है। ये मोस्टली बातें हैं जो आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है। पेन हो रहा है पेशेंट को तो क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, पेन क्या करेंगे, अब मैनेजमेंट करेंगे बच्चे को। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब डीकंप्रेशन, क्या करवाएंगे, एनजी ट्यूब से क्या करवाएंगे, डीकंप्रेस। इंटेस्टाइन वगैरह है या फिर स्टमक वगैरह है, उसमें से जो भी कंटेंट है उसको क्या कर लेंगे, एनजी ट्यूब लगा के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी क्या करवाते हैं, हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी बहुत फोर्सफुल वाटर से है ना, इंटेस्टाइन के अंदर अपने फोर्सफुल वाटर डालते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट वाटर डालते हैं, जिससे जो ये टेलीस्कोपिंग हुई थी, जिससे ऐसे टेलीस्कोपिंग हुई थी, बहुत ज्यादा फोर्सफुल वाटर डालेंगे तो ये क्या है, इधर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर निकल जाएगा। जैसे अगर बात करें, ऐसे हो रखा है सपोज दिस की, नहीं इसके अंदर ऐसे हो रखा है। ठीक है,
तो यहां से अगर बहुत ज्यादा फोर्सफुल वाटर डालेंगे तो यहां से इसका प्रेशर लगेगा वाटर का, और इससे क्या है, ये वापस क्या हो जाएगी, यहां से खुल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाती है। इसको बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, इंसर्टेड द कैथेटर, सॉरी ट्यूब सही रहेगा यहां पे, इंसर्ट द ट्यूब इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन में एक ट्यूब डालेंगे, और इन ट्यूब प्रोवाइड फोर्सफुल वाटर एंड ओपनिंग द इनटू, क्या करेंगे, ओपनिंग इनटू ससेप्शन को क्या कर देंगे, ओपन कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं ये हाइड्रोथेरेपी, मोस्ट कॉमनली यही हाइड्रोथेरेपी यूज करते हैं, और ये क्या रहती है, सक्सेसफुल रहती है। क्या रहती है, सक्सेसफुल रहती है। तो इसीलिए हाइड्रोथेरेपी इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे ही बात समझ में। और क्या करते हैं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहती है, बाई चांस लगभग 80% तक ये क्या रहती है, सक्सेसफुल रहती है। बाई चांस सक्सेसफुल ना रहे तो एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है एयर इनफ्लक्शन। क्या करते हैं, एयर इनफ्लक्स करवाते हैं। एयर इनफ्लेक्शन का में फोर्सफुल एयर डालते हैं इंटेस्टाइन में, वही सेम है कि उसमें तो वाटर डाल रहे थे हाइड्रोथेरेपी के अंदर, इसमें क्या डालते हैं, एयर डालते हैं फोर्सफुली। लेकिन एयर इसीलिए नहीं डालते क्योंकि एयर जाने से है ना बच्चे के अंदर है ना ये होने के चांस रहते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह है, इंटेस्टाइन के अंदर है ना एयर भर जाती है, तो इसीलिए बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन अगर वो हाइड्रोथेरेपी नहीं सक्सेस हो रही है तो एयर डालते हैं। अदरवाइज और भी कर सकते हैं ओपन सर्जरी। क्या करेंगे, ओपन सर्जरी। और ओपन सर्जरी में अपने क्या करेंगे, ये जो पार्ट है जो क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया है, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को कट करेंगे और क्या कर देंगे, कटिंग द अफेक्टेड पार्ट। जो टेलीस्कोप हुआ है उस पार्ट को क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, और उसके बाद में क्या कर देंगे, एंड टू एंड अनास्टमोसिस। क्या कर देंगे, एंड टू एंड अनास्टमोसिस कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंड टू एंड का मीनिंग है कि यहां से कट किया है, ठीक है, यहां से क्या किया है, कट किया है, इस पार्ट को क्या कर दिया है, हटा दिया है, और अब क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को क्या करेंगे, एंड टू मतलब खींच के इसको क्या कर देंगे, ऐसे जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं एंड टू एंड अनास्टमोसिस। ये किस में करते हैं, ओपन सर्जरी के अंदर। तो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी सर्जरी करते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोथेरेपी, एयर इन्फ्लेक्शन और क्या करते हैं, इसके अंदर ओपन सर्जरी करते हैं। आगे बात समझ में। तो यहां तक रहेगा आपका इनटू सेसेप्शन। आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।